नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और अब हम हिस्ट्री के लेक्चर की बात करेंगे और हिस्ट्री में जिस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो चैप्टर है वो बहुत छोटा है, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, बस आप बने रहिए। और आज का जो चैप्टर है वो यूपीएससी के हिसाब से भी और एसएससी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी में आने वाले जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं वो उस चैप्टर में बहुत पेचीदा रहेंगे। तो इसके लिए भी आप बने रहिए। और यूपीएससी के लिए भी ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, क्योंकि यूपीएससी में जो चैप्टर्स में जो चीजें पूछी जा सकती हैं, क्यों, कब, कैसे, डॉक्टर अंबेडकर, गांधी वाला जो पॉइंट्स है, मुख्य विवाद है, वो पूछे जा सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी वाला जो एस्पिरेंट है वो चीजों को थोड़ा डीपली पढ़ता है, क्योंकि उसके पेपर की वो डिमांड होती है। एसएससी वाला बच्चा फैक्चुअल चीजें देखेगा, क्योंकि एसएससी में वो फैक्चुअल चीजें डिमांड करती हैं। तो कुल मिला के हम एसएससी और यूपीएससी के हिसाब से इस चैप्टर को पूरा कराने वाले हैं। तो चैप्टर पर बने रहिएगा एक बार। और चैप्टर का नाम है हमारे बहुत शानदार चैप्टर है कि गांधी जी का हरिजन अभियान एवं जातीय संबंधी विचार। चलिए, तो पहली बात यह है कि सबसे पहले आज ये चैप्टर हमने क्यों उठाया, इसका भी कारण है। गांधी जी का हरिजन अभियान, गांधी जी का हरिजन अभियान, गांधी जी का हरिजन अभियान एवं जाति संबंधी विचार या जाति से संबंधित विचार, जाति से संबंधित विचार। तो देखिए बच्चों, यानी गांधी को समझना है। गांधी बहुत सरल है। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गांधी जी बहुत सरल हैं, बहुत आसान है, इनको कहीं भी ले जाया जा सकता है। गांधी के विचारों को, देखो गांधी के विचारों से मैं प्रभावित बहुत ज्यादा हूं। हालांकि और भी विचारक हैं जिनकी विचारधारा मुझे अच्छी लगती है, और मैं बिल्कुल खुले तौर पर कहता हूं कि गांधी जी की विचारधारा बहुत अच्छी है। गांधी जी को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। गांधी जी की बातों को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है क्योंकि गांधी जी एक पॉलिटिशियन अपने आप को तो कभी नहीं कहते, वो तो अपने आप को धार्मिक पुरुष कहते हैं। लेकिन धर्म, सबसे बड़ा व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म यह होता है कि वो न्याय को स्थापित करे। और जब न्याय को स्थापित करने के लिए यदि कोई व्यक्ति राजनीति ज्वाइन करता है तो वो एक्चुअली में अपने आप को राजनीतिक कभी नहीं कहता। यह बात हकीकत है। जैसे कि कल को यदि मैं हूं, मुझे सबसे बड़ा धर्म होता है व्यक्ति का कि किसी व्यक्ति को न्याय दिलाना। और यदि मैं किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए कोई राजनीति में जुड़ रहा हूं तो मैं अपने आप को राजनीतिज्ञ कभी नहीं कहूंगा। मैं अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कि मैं राजनीतिज्ञ हुई ही नहीं। देखो बच्चों, मैं तो न्याय को स्थापित करने आया था, मैं तो धर्म को बढ़ाने आया था, मैं तो राजनीतिज्ञ हुई नहीं। लेकिन एक्चुअली में मैं हूं राजनीतिज्ञ। तो महात्मा गांधी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऐसे जीते जागते पुतला थे जो राजनीतिक के कम और धार्मिक पुरुष ज्यादा थे। तो महात्मा गांधी के वो जाति संबंधी विचार और महात्मा गांधी जी का हरिजन अभियान, यानी आज हम महात्मा गांधी ने अपने जो दलितों को लेके उनके हितों की रक्षा के लिए कैसे कैसे कदम उठाए थे, कैसे कैसे कैंपेन किया था, कहां से वो कैंपेन स्टार्ट किया, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो गांधी जी के द्वारा जो दलितों के हितों के लिए, दलितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और उनके साथ हो रहे शोषण और अत्याचार को रोकने के लिए जो गांधी जी ने अभियान किया था, उसे हरिजन अभियान के नाम से जाना गया। लेकिन हरिजन अभियान के पीछे एक बैकअप स्टोरी थी। वो कैसे थी, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी के हरिजन अभियान क्यों किया, गांधी जी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और गांधी जी किस बात से नाराज थे, इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा की जानी चाहिए। तो सबसे पहली बात है, एसएससी के बच्चे और यूपीएससी के बच्चे सभी तरीके से बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें फैक्ट भी आएगा, इसमें कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो सबसे बड़ी बात है, बैकअप स्टोरी की बात करते हैं हम। आपको पता है कि 24 सितंबर 1932 24 सितंबर 1932 को एक पूना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? पूना पैक्ट, यानी पूना समझौता हुआ था। और 24 सितंबर 1932 को जो पूना समझौता होता है वह किसके बीच हुआ था? वह अंबेडकर और हिंदू
सवर्ण नेताओं के बीच में हुआ था। जो हिंदू जाति में ऊंची जाति के लोग हुआ करते थे उनके बीच में और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा गया। तो एक्चुअली में पूना समझौता किसके बीच हुआ? यह हुआ था डॉक्टर अंबेडकर और बिटवीन डॉक्टर अंबेडकर वर्सेस अन्य सवर्ण हिंदू नेताओं के बीच हुआ था। कि बीच में जो हुआ था उसे पूना पैक्ट कहा गया या पूना पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यानी थर्ड राउंड टेबल मीटिंग से पहले डॉक्टर अंबेडकर और अन्य सवर्ण हिंदू नेताओं के बीच में दलितों के उत्थान के लिए, दलितों को उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए, दलितों को ऊंचा बढ़ाने के लिए, दलितों के सामाजिक और शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए यह समझौता किया गया था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। इस समझौते में क्या क्या प्रावधान किए गए थे इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम गांधी जी के हरिजन अभियान की तरफ आएंगे। तो पूना समझौते में जो पहली डिमांड थी, पूना समझौते में पहली बात यह की गई कि केंद्रीय विधायिकाओं में दलितों को संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के अधीन डाला गया। तो लिखेंगे कि केंद्रीय विधायिका में दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। पहली बात। इस पूना पैक्ट में दूसरा पॉइंट क्या था आपको बता दूं, यानी डॉक्टर अंबेडकर जो हजारों कई सदियों से सवर्ण हिंदुओं के द्वारा जब दलितों का शोषण, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था, उनका कोई भी सोशल स्टेटस नहीं था, उनका कोई भी एजुकेशनल स्टेटस नहीं था, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलितों को बढ़ाने के लिए, दलितों का सामाजिक और शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिए यदि इनके लिए कुछ अच्छा कर रहे थे तो वो पूना पैक्ट के माध्यम से कर रहे थे। और पूना पैक्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने अन्य सवर्ण हिंदुओं के नेताओं के साथ ये मांगे रखी कि आप इन मांगों पर पूरी खरा उतरिए, यानी आप इन मांगों को पूरा करेंगे और करके ही रहेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ ऐसी डिमांड रखी। दूसरी डिमांड ये रखी कि प्रांतीय विधानमंडलों में, यानी प्रांतीय जो असेंबली हैं, प्रांतीय असेंबलियों में दलितों के लिए 147 सीट निर्धारित की गई। 147 सीट निर्धारित की गई। तीसरी बात करते हैं तो तीसरी डिमांड क्या थी इनकी? तीसरी डिमांड ये थी, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा पूना पैक्ट में कि हम ये चाहते हैं कि दलितों को सोशली और एजुकेशनली के तरीके से, यानी सामाजिक और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दलितों को प्रशासनिक सेवाओं और तथा सरकारी सेवाओं में पर्याप्त आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या किया गया कि इसमें दलितों के लिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रशासनिक सेवाओं तथा अन्य सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था हो। यह बात कही गई तीसरे प्रावधान में। और चौथा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान था, उससे महात्मा गांधी जी बहुत बुरी तरह आहत हो गए जब उन्होंने पूना पैक्ट में, क्योंकि महात्मा गांधी खुद हिंदू सवर्ण नेता थे। आपको बता दूं
डॉक्टर अंबेडकर भी हिंदू हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो दलित नेताओं के सबसे बड़े मुखिया हुआ करते थे डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने अनुसूचित जनजाति संघ के रूप में एक पार्टी भी बनाई थी और उसके मुखिया थे डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर स्वयं एक दलित थे, इसलिए वो दलित नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और गांधी जी पूना पैक्ट में सवर्ण हिंदू नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। समझे? तो कुल मिला के चौथा प्रावधान जो डॉक्टर अंबेडकर ने किया वो गांधी जी को पसंद नहीं आया। गांधी जी ने इसी बात से आहत होकर दलितों के साथ हो रहे अत्याचार, उनके साथ हो रही पीड़ाएं, उनके साथ हो रहे शोषण के खिलाफ एक अभियान किया जिसे हरिजन अभियान कहा गया। तो इसका मतलब यह है कि चौथा प्रावधान यह है पूना पैक्ट में कि डॉक्टर अंबेडकर ने पूना समझौते में, पूना पैक्ट में, डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट में दलितों को हिंदू समाज से पृथक कर अनुसूचित जाति के रूप में दर्जा दिया गया। यानी कुल मिला के दलितों को क्या किया कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने, जो खुद दलित थे, तो उन्होंने दलितों का सर्वोच्च नेता होने के नाते दलितों को हिंदू समाज से अलग किया। और ये वो हिंदू समाज है, ये वो हिंदू कट्टरपंथी हैं जो दलितों का सदियों से शोषण कर रहे थे, उनका अत्याचार कर रहे थे। तो एक्चुअली में डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब गांधी जी से कहा कि गांधी जी, आपके समाज के द्वारा हमारे दलितों के साथ जो सदियों से जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, आप उसके लिए क्या बोलेंगे? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पूना पैक्ट में इनको हिंदू समाज से अलग करके मैं इन्हें अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का दर्जा देना चाहता हूं, यानी हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, बात खत्म। चलिए, तो इस बात को लेके महात्मा गांधी के दिल पर वो चोट लगी, वो आहत हो गए। वो कह गए, इतना तक कह गए कि अंबेडकर जी, आप सांप्रदायिक घोषणा के माध्यम से भारतीयों को और पूना पैक्ट के माध्यम से हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, गांधी जी ने कभी भी पूना पैक्ट का विरोध नहीं किया अपने इतिहास में। उन्होंने पूना पैक्ट में जो जो मांगे यहां पर थी, उनका निभाने का पूरा वचन दिया था उन्होंने। क्योंकि मैं आपको बता दूं, गांधी जी कभी भी डॉक्टर अंबेडकर की और अन्य दलित नेताओं की इस टिप्पणी से कभी नहीं घबराते थे, कभी जवाबी कार्रवाई भी नहीं करते थे। भाई, गांधी जी को पता था कि दलितों के साथ हमारा हिंदू समाज आज बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, छुआछूत करता है, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। गांधी जी जानते थे, तभी वो डॉक्टर अंबेडकर को इस विषय पर कभी हमला नहीं करते थे और ना ही कोई टिप्पणी करते थे। वो जानते थे कि डॉक्टर अंबेडकर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दलितों को न्याय दिलाना है। देखिए, दलितों को न्याय दिलाने के लिए एकमात्र यही उपाय नहीं है कि आप उन्हें हिंदू समाज से अलग कर दें। यह गांधी जी का सोचना था। तो इसी मसले पर गांधी जी ने अंत में यही बोला कि मैं पूना पैक्ट का समर्थन करता हूं और इसे निभाने का पूरा वचन देता हूं। और उन्होंने सारे काम छोड़कर, उस समय महात्मा गांधी को जेल हो गई थी 1932 में, जो कि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, दूसरा चरण। सेकंड राउंड टेबल मीटिंग से आने के बाद 1932 में उन्होंने सविनय अवज्ञा कर दिया था, इस कारण उन्हें जेल हो गई थी, यरबदा जेल। तो इस बात से, यानी ये बात इंपॉर्टेंट थी और इसी बात को लेकर महात्मा गांधी के अंदर बहुत चोट महसूस हुई, महात्मा गांधी को बुरा लगा। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की इस बात पर उन्होंने कभी भी टिप्पणी नहीं की, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अंबेडकर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं एक बार। तो लिखेंगे कि गांधी जी यह जानते थे, गांधी जी यह जानते थे कि दलितों के साथ हिंदू समाज अत्याचार कर रहा है, कि दलितों के साथ
दलितों के साथ हिंदुत्व आज आज अत्याचार कर रहा है, अत्याचार व शोषण कर रहा है, शोषण कर रहा है। इसलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा की गई टिप्पणियों का वे विरोध नहीं करते थे। इसलिए गांधी जी कभी भी अंबेडकर की इस टिप्पणी का विरोध नहीं करते थे। लेकिन पूना पैक्ट में जो उन्होंने देखा कि हिंदू समाज को बांटा जा रहा है, इस बात को लेकर तो लिखेंगे लेकिन गांधी जी को जो पूना पैक्ट में हिंदू समाज को बांटा गया, उस बात का बुरा लगा। इस बात का बुरा नहीं लगा कि दलितों के लिए उत्थान का कार्य किया जा रहा है। उन्हें इस बात का बुरा लगा कि दलितों को हिंदू समाज से अलग किया जा रहा है। यानी अंग्रेजों ने देश को बांटा, अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को लड़वाया, और आज अपना ही नेता आज हिंदू समाज को बांट रहा है। यह कैसे हो सकता है? तो इस बात के विरोध में थे वो। इसी बात के विरोध के चलते उन्होंने कभी भी, गांधी जी ने पूना पैक्ट का विरोध करने का नहीं ठाना था। उन्होंने पूरा वचन दिया कि मैं पूना समझौते में हो रहे हर एक प्रावधान को निभाने का वचन देता हूं। मैं कभी भी इसका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन अब जो मुझे करना है मुझे करने देना। तो लिखेंगे तो हरिजन अभियान के बारे में देख लेते हैं। पूना पैक्ट में जो बातें हुई, जो प्रावधान हुए, महात्मा गांधी जी इस पर क्या सोचते थे, ये सारी बातें अब हरिजन अभियान में होंगी। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि पूना समझौते में जब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलितों को एससी का दर्जा दिया, तो गांधी जी इस बात से आहत हो गए। गांधी जी ने सोचा कि अब मैं पूना पैक्ट का वादा तो पूरा निभाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं डॉक्टर अंबेडकर की इस बात से तो सहमत हूं कि दलितों के साथ अत्याचार तो हो रहा है, लेकिन अब पूना पैक्ट का जब वादा तो निभाना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसी व्यवस्था कर दूं जिससे कभी भी किसी भी समाज को बांटा ना जाए। तो उन्होंने दलितों के साथ हो रहे अत्याचार और उनके साथ हो रहे शोषण के खिलाफ एक अभियान स्टार्ट किया, जिसे हरिजन अभियान कहा गया। और मैं आपको बता दूं कि हरिजन यानी दलितों को हरिजन कहने वाले महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे। यानी दलितों को जिस व्यक्ति ने हरिजन कहा था वो महात्मा गांधी ही थे सबसे पहले। चलिए, तो दलितों को हरिजन नाम देने वाला व्यक्ति महात्मा गांधी है। अब बात कर लेते हैं हरिजन अभियान की। हरिजन अभियान में सबसे पहले मैं उद्देश्य की बात करूंगा, और उद्देश्य में हम ये लिख सकते हैं कि उद्देश्य क्या रहा होगा इनका। कलर मैच ही नहीं हो रहा है, इसको हटा के तो एक व्हाइट ही ले लेते हैं फिर तो। चलो, हरिजन कैंपेन या हरिजन अभियान। तो हरिजन अभियान में मैं बात करूं तो हरिजन अभियान का उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य यह था कि गांधी जी ने पूना समझौते में जितने भी प्रावधान थे या पूना समझौते को निभाने का वचन दिया, लेकिन उन्होंने दलितों के साथ हो रहे अत्याचार और उनके साथ हो रहे शोषण के खिलाफ एक अभियान प्रारंभ किया, जिसे हरिजन अभियान कहा गया। और दलितों को हरिजन कहने वाले पहले व्यक्ति महात्मा गांधी ही थे। तो लिख सकते हैं आप उद्देश्य में कि महात्मा गांधी ने पूना समझौते को निभाने का वचन दिया और दलितों के साथ हिंदुत्व समाज के द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ
हो रहे अत्याचार के खिलाफ, हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो अभियान प्रारंभ किया, जो अभियान प्रारंभ किया उसे हरिजन अभियान कहा गया। जो अभियान प्रारंभ किया उसे हरिजन अभियान कहा गया। अभियान कहा गया। तो यह था मसला। और आपको बता दें कि हरिजन यानी दलितों को हरिजन कहने वाला पहला व्यक्ति है। ये दलितों को हरिजन कहने वाला पहला व्यक्ति महात्मा गांधी थे। दलितों को हरिजन के नाम से, दलितों को हरिजन कहने वाले पहले व्यक्ति, कहने वाले पहले व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति जिनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। चलिए, अब महात्मा गांधी ने हरिजन अभियान कैसे किया? क्या इसका नाम पहले हरिजन अभियान ही हुआ करता था? क्या इसका नाम दूसरा नाम भी कोई था? महात्मा गांधी ने कहां से किया, कैसे किया? आप सभी को पता है बच्चों कि महात्मा गांधी जब सेकंड राउंड टेबल मीटिंग को लौट कर आए थे, जब सेकंड राउंड टेबल मीटिंग से लौट कर आए थे, तो सेकंड राउंड टेबल मीटिंग लंदन में हुई थी, सभी को पता है। सेकंड राउंड टेबल मीटिंग से जब महात्मा गांधी लौट कर आते हैं, लौटकर आने के बाद उन्होंने क्या किया कि 1932 में, 1932 के सितंबर में एक आंदोलन किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन किए जाने के कारण महात्मा गांधी को सितंबर 1932 में ही जेल हो गई थी। क्या हो गई थी? जेल। इसी के कारण, यानी इसी के कारण महात्मा गांधी को सितंबर 1932 में यरबदा जेल भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? यरबदा जेल भेज दिया गया। और यरबदा जेल भेजने के बाद महात्मा गांधी को जब सारे काम छोड़कर महात्मा गांधी ने यरबदा जेल से हरिजन अभियान प्रारंभ करने की बात कही, अस्पृश्यता निवारण यानी छुआछूत को खत्म करने के अभियान की बात कही, तो उन्होंने यरबदा जेल से सारे काम छोड़कर जेल में ही पड़े पड़े उन्होंने इस कैंपेन की स्टार्टिंग कर दी। तो इस कैंपेन की स्टार्टिंग सितंबर 1932 से यरबदा जेल से होती है। और यरबदा जेल से जब हुई थी तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले एक कमेटी गठित की जिसका नाम है अखिल भारतीय, जिसका नाम है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन कर दिया। अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑल इंडियन एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इसे कहा जाता है ऑल इंडियन एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। चलिए, तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया सितंबर 1932 में, यरबदा जेल से किया था हरिजन अभियान को प्रारंभ करने के लिए। और जनवरी 1933 में, यानी जनवरी 1933 में इस लीग का नाम बदलकर हरिजन स्वयंसेवक संघ कर दिया गया। हरिजन स्वयंसेवक संघ कर दिया गया। स्वयंसेवक संघ कर दिया गया। और इसी हरिजन स्वयंसेवक संघ जो था, और जब जनवरी में आपको पता है कि अगस्त 1933 में महात्मा गांधी की रिहाई हो गई जेल से। तो महात्मा गांधी जी जेल से रिहा हुए, और जैसे ही महात्मा गांधी जी जेल से रिहा हुए तो उन्होंने 7 नवंबर जेल से रिहा हो गए। जैसे ही महात्मा गांधी जेल से रिहा हुए तुरंत उन्होंने 7 नवंबर यानी 7 नवंबर 1933 को उन्होंने क्या किया? सीधे यरबदा जेल से बाहर निकलकर उन्होंने 20,000 किलोमीटर यात्रा करने की ठानी। और 7 नवंबर 1933 को उन्होंने हरिजन स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर अस्पृश्यता निवारण अभियान या हरिजन अभियान नाम की यात्रा प्रारंभ कर दी। तो चलिए, 7 नवंबर 1933 से उन्होंने यात्रा प्रारंभ कर दी
जिसे कहा गया हरिजन अभियान की यात्रा प्रारंभ। हरिजन अभियान, हरिजन अभियान की यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी, यात्रा स्टार्ट हो चुकी थी बच्चों। और इसको, और आपको पता है कि इसमें लगभग से लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की है महात्मा गांधी ने। जो व्यक्ति दलितों की रक्षा के लिए, दलितों के अधिकारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए 20,000 किलोमीटर चलता है। आपको बता दूं कि महात्मा गांधी खुद सवर्ण हिंदू नेता थे, खुद सवर्ण हिंदू वर्ग से आते थे, और उनके ही समर्थकों ने उनके द्वारा किए गए हरिजन अभियान का विरोध किया और कहा कि आप पक्के हिंदुत्व नहीं हैं। यह बात तक बंगाल के कट्टरपंथियों ने कह डाली थी। जो बंगाल के कट्टरपंथी थे, हिंदुत्व कट्टरपंथी, वो ये आरोप लगा रहे थे महात्मा गांधी पर कि आप हिंदुत्व है ही नहीं। जो व्यक्ति किसी के कमजोर वर्ग के शोषण के खिलाफ लड़ रहा है, वो कहां से क्या गलत हो सकता है? मुझे एक चीज बताइए, आज हिंदू समाज दलितों का शोषण कर रहा है तो ये मतलब उसका अधिकार है? ये अधिकार नहीं हो सकता। आप शोषण कर क्यों रहे हैं? मेरी समझ में ये नहीं आता। महात्मा गांधी एक बात कहते हैं, महात्मा गांधी बात कहते हैं कि यदि हिंदू समाज से एक बात कहते हैं कि यदि वेदों में लिखा गया है कि वर्ण व्यवस्था ही ठीक है, वर्ण व्यवस्था में जाति के आधार पर वर्गों को बांटा गया है, यह नहीं कहा गया कि आप शोषण करिए। किसी का शोषण करना वेदों में नहीं कहा गया, और जिस भी वेद में ऐसा कहा गया है तो उस वेद को जला देना चाहिए। आज मैं खुद उच्च वर्ग से आता हूं, मैं एक जनरल तौर पे बता रहा हूं, मैं खुद उच्च वर्ग से आता हूं, लेकिन मैं ऊंचे वर्ग से हूं। मैं नीचे लोगों को अपना नीचा दिखाऊं, मैं अपने से, या मैं किसी अन्य प्राणी को, या मैं किसी अन्य मनुष्य को नीचा दिखाता हूं क्योंकि मैं ऊंचे वर्ग से हूं, तो यह थोड़ी अच्छी बात है। ऐसा थोड़ी कर सकता हूं मैं। आज मैं ब्राह्मण वर्ग से आता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं ब्राह्मण होने का सबूत ये दूं कि मैं अन्य लोगों को नीचा दिखाऊं। बिल्कुल नहीं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। और जिस भी वेद में ऐसा कहा गया है तो उस वेद को मैं नहीं मानता, ये महात्मा गांधी कहते हैं। खैर चलिए, तो ये थी महात्मा गांधी की हरिजन अभियान। और हरिजन अभियान यहां पर था, एक्चुअली में इसका नाम पहले क्या था, फिर बाद में क्या हुआ, और फिर बाद में क्या हो गया। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने इस हरिजन अभियान में क्या क्या किया था, वो 3 काम लिख लेते हैं बड़े बड़े। चलिए, हरिजन अभियान में गांधी जी के प्रयास, हरिजन अभियान में गांधी जी के कार्य। तो गांधी जी के पहला कार्य क्या था? गांधी जी का पहला कार्य था, गांधी का पहला कार्य क्या था? कोष एकत्रित करना। क्या था? कोष एकत्रित करना, फंड एकत्रित करना, कलेक्ट करना। भाई जो साथी 20,000 किलोमीटर की यात्रा उनके साथ तय करेंगे, उनके कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था चाहिए नहीं चाहिए? ये गांधी ऐसे थोड़ी ना कि भूखे चलते रहो, उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था के लिए पैसे चाहिए। कोष एकत्रित किए गांव गांव जाकर। ठीक है, दूसरा काम इन्होंने क्या किया? दूसरा काम किया कि दलितों के साथ हो रहे अत्याचार और अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए उन्होंने गांव गांव जाकर यह बात कही। तो लिखेंगे कि गांव गांव जाकर पैदल पैदल व्यक्ति जा रहा है। बताओ, कोई बूढ़ा व्यक्ति पैदल जा रहा है गांव में और समझा रहा है लोगों को, और लोग विरोध कर रहे हैं। इतने बेहुदा लोग थे उस सब, मतलब बताए थे ना कि कट्टरपंथी किसी की सुनता है ना सुनाता है। एक महात्मा गांधी व्यक्ति जा रहे हैं, मतलब बेचारे बूढ़े हैं, नंगे पैर जा रहे हैं 20,000 किलोमीटर, ना धूप देखा, ना ताप देखा, ना सर्दी देखी, ना ठंड देखा, ना वर्षा देखी, चल पड़ा बस व्यक्ति। वो गांव जाकर उन्होंने दलितों के साथ हो रहे अत्याचार, दलितों के साथ हो रहे शोषण को रोकने का प्रयास किया। हो रहे शोषण को रोकने का गांव के लोगों से आग्रह किया।
गांव के लोगों से आग्रह किया। और तीसरा काम जो किया उन्होंने, वो काम क्या था? तीसरा काम ये था कि गांव के लोगों से आग्रह करते वक्त महात्मा गांधी बोल रहे थे कि आप अपने गांव में, जो भी आपके गांव में दलित हैं, उनका सामाजिक, शैक्षणिक, यानी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तरीके से उनको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी ने सभी गांव के लोगों से, सभी गांव के लोगों से यह आग्रह किया कि आप दलितों का सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एंड कल्चरली तरीके से आप उनका विकास कीजिए। किया कि दलितों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तरीके से बढ़ाएं। अब बताओ, इसी के चलते जब गांधी जी ने गांव-गांव जाकर ये काम किए ना, तो इसी के चलते उनके बंगाल के कट्टरपंथियों ने उनका हिंदुत्व होने का आरोप लगाया, उन पे बड़े-बड़े हमले किए, और हमले तो नहीं, मतलब इन द सेंस बड़े-बड़े जवाबी कार्रवाई की, बड़े-बड़े आरोप लगाए, उनका विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, तो कुल मिला के गांधी जी के पूरे इस कार्य का कई सारा विरोध किया गया। और विरोध में क्या हुआ देखते हैं। तो विरोध में ये हुआ बच्चों कि पहला विरोध कैसे किया गया, देखें। पहला विरोध इसलिए किया गया क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी के इस हरिजन अभियान का विरोध, उनके मतलब उनका ही समाज विरोध कर रहा था। बताओ, हरिजन अभियान का विरोध कई हिंदुत्व कट्टरपंथियों के द्वारा किया गया, कट्टरपंथियों के द्वारा किया गया। और आपको बता दूं एक अचंभे वाली बात, हिंदुत्व होने का आरोप लगाया और कई सारे आरोप लगाए गए गांधी पर, कई सारे आरोप लगाए गए गांधी पर। दूसरी बात करें तो दूसरा विरोध क्या था, आपको पता है बंगाल के कट्टरपंथियों ने सेंट्रल असेंबली से 1934 में यह बिल पास करवा दिया कि दलित मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। लिखिए भाई साहब, ये बहुत बड़ा ही पॉइंट है, बहुत अच्छा, कि 1934 में सेंट्रल असेंबली ने एक बिल पारित किया कि दलित मंदिरों में प्रवेश नहीं करेगा। बताओ, ऐसे ऐसे विरोध किए जा रहे थे महात्मा गांधी के अगेंस्ट में जाकर। चलिए, लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि गांधी जी ने हरिजन अभियान पे किन चीजों की तरफ ध्यान दिया, कि भाई गांधी जी हरिजन अभियान में छुआछूत को जड़ से समाप्त करना चाहते थे। पहली बात, दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की बात की वकालत कर रहे थे कि दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से ना रोका जाए, छुआछूत को जड़ से खत्म किया जाए। और वो ये कहते थे कि जो हिंदू समाज आज दलितों का अत्याचार कर रहा है, वो किसी ना किसी दिन हिंदू समाज खत्म हो जाएगा। महात्मा गांधी ने बड़ी प्यारी बात बोली हिंदू लोगों से, वो बोलते हैं अपने समाज से कि हिंदू समाज सुन लो मेरी बात, हिंदू समाज की सुन लो मेरी बात, यदि आज आपने दलितों के साथ हो रहे अत्याचार को नहीं रोका तो ये हिंदू समाज समाप्त हो जाएगा। यदि हिंदू समाज को बचाना है तो अस्पृश्यता जैसी कुरीति को खत्म कर दो।
ये बात महात्मा गांधी बोलते हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि जब आप दलितों का अत्याचार करेंगे तो आप क्या बच पाएंगे? आप भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपको स्वयं को बचाना है तो पहले तो इस छुआछूत जैसी प्रथा को खत्म करिए। ये महात्मा गांधी के बयान है जो उन्होंने अपने समाज से बोले थे। खैर, तो गांधी जी के हरिजन अभियान में मंदिरों में जो प्रवेश को लेकर जो बात की गई है उसकी वकालत करना, छुआछूत जैसी प्रथा को सब तरीके से खत्म करना, जड़ से ही खत्म कर देना और हिंदू समाज के साथ बयानबाजी करना, ये सारे काम गांधी जी हरिजन अभियान में कर रहे थे और साथ साथ में वो विरोध भी झेल रहे थे। अब आते हैं गांधी जी और अंबेडकर के मध्य जो बात थी। देखो, एक्चुअली में गांधी जी ने जो हरिजन अभियान किया था ना, वो कोई हरिजनों को या दलितों को कोई अंतर जातीय विवाह या अंतर जातीय भोजन करने की के पक्षधर में नहीं थे। अंबेडकर एक बात कहते थे, अंबेडकर और गांधी जी के मुख्य विवाद में एक बिंदु आता है बच्चों कि सबसे बड़ी बात है कि मैं आपसे पूछूं कि अंबेडकर और गांधी के बीच में कौन सा ऐसा मुख्य बिंदु है जिस पर उनका मुख्य विवाद हुआ करता था। तो पहला है, जैसे बताया जाता है कि अंबेडकर कहते थे गांधी जी से कि जो छुआछूत की प्रथा है ये जाति प्रथा की देन है, जाति प्रथा की देन है। जबकि अंबेडकर गांधी जी ये कहते थे क्योंकि गांधी जी खुद समाज की वर्णाश्रम व्यवस्था पर विश्वास करते थे, जाति प्रथा को मानते थे। हां, गांधी जी जाति प्रथा के कट्टर समर्थक थे भाई साहब, लेकिन वो छुआछूत को नहीं मानते। वो कहते थे गांधी जी कि नहीं अंबेडकर आप गलत कह रहे हैं, छुआछूत कभी जाति प्रथा की देन हो ही नहीं सकती क्योंकि छुआछूत तो ऊंच नीच से पैदा होती है। तो अंबेडकर कहते थे कि ऊंच नीच तो जाति प्रथा ही तो सिखाती है हमको। जाति प्रथा क्या है कि आप जाति में ऊंचे हैं, आप जाति में नीचे हैं, यही तो ऊंच नीच है गांधी जी। और आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो गांधी और अंबेडकर के मध्य जो वैचारिक भिन्नता है, जो वैचारिक मतभेद है, वो इसी बात को लेकर है कि अंबेडकर छुआछूत को जाति प्रथा की देन मानते थे कि अंबेडकर जी जो थे वो छुआछूत को जाति प्रथा की देन मानते थे, जबकि गांधी जी जाति प्रथा पर खुद विश्वास करते थे और वह छुआछूत को जाति प्रथा की देन नहीं मानते थे। तो यह था मुख्य विवाद। हालांकि गांधी जी ने एक बात साफ बोली, एक तो हिंदुत्व को लेकर बोला कि हरिजन अभियान इज नॉट अ पॉलिटिकल कैंपेन, हरिजन कैंपेन इज नॉट अ पॉलिटिकल कैंपेन, इट जस्ट मोरल कैंपेन, यानी मैं अपने हिंदू समाज का शुद्धिकरण आंदोलन कर रहा हूं। और उन्होंने, आपको बता दूं कि उन्होंने इस हरिजन अभियान को क्या बोला है, उस गांधी जी ने हरिजन अभियान को क्या बोला है पता है? यह बोला गया है हिंदुत्व का शुद्धिकरण आंदोलन, हिंदुत्व का शुद्धिकरण आंदोलन। यह बात बोली है गांधी जी ने कि हरिजन अभियान इज नॉट अ पॉलिटिकल कैंपेन। अब ये कह सकते हैं कि इज नॉट अ पॉलिटिकल कैंपेन। मुझे पता है कि गांधी जी एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी अपने आप को राजनीतिक पुरुष नहीं बोलता, लेकिन था राजनीति में। देखो, कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी उद्देश्य से राजनीति में आता है तो वो अपने आप को राजनीतिक कहना ज्यादा उचित नहीं समझता। खैर, गांधी जी रहे होंगे उनमें से। तो ये थी पूरी हरिजन अभियान की यात्रा। तो हरिजन अभियान कब प्रारंभ हुआ, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक तो ये है कि गांधी जी ने हरिजन अभियान में क्या क्या काम किए, कोष एकत्रित करना था, ये था, और तीसरा काम ये था विरोध कैसे कैसे झेला, ये भी आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला फ्लो चार्ट आपके पास इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना थोड़ा सा। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे। और यहां आपका हरिजन अभियान और गांधी और अंबेडकर के मध्य जो विवाद हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कराए जाएंगे। चैप्टर अच्छे हैं, यहां से फैक्ट पूछ सकता है, यहां से कार्य पूछ सकता है। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज इसको रिकॉल कर लेना, एक बार थोड़ा पढ़ भी लेना, रीडिंग और लेक्चर से आपका काम हो जाएगा, डन, कोई दिक्कत में नहीं है। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में जो मुख्य विवाद के जो विषय थे उनको हम नेक्स्ट पार्ट में लाने वाले हैं। प्लीज आप तैयार रहना कि गांधी और अंबेडकर के बीच में टकराव होगा,
जो कॉन्फ्लिक्ट होगी बहुत मजा आएगा उसमें। ये इतिहास का एक वो महत्वपूर्ण विषय है जब आपको पता चलेगा कि गांधी और अंबेडकर जी आपस में लड़ते क्यों रहते थे। चलिए खैर, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।